इसहाक डार के मुतालिक हम मुझे आपको या मेरे कॉलीग आमिर को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया वो काफ़ी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इसहाक डार साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज की जो उनकी स्टेटमेंट है, वो रोज़ ही ये कहते हैं। वो कहते हैं जी उनको एक्चुअली वज़ीर बनने का बड़ा शौक था और उन्होंने जो उनकी एक ही क्वालिफ़िकेशन है, वो है कि जी वो उनके बेटी के ससुर हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ लाया गया। और आपने आज फिगर्स भी देख लिए। इसहाक डार साहब प्रोबेबली समझते हैं कि वो आप आज से कोई 30 साल पहले जब वो बने थे तो वो उस एरा में रह रहे हैं। बट आज पूरा मीडिया भरा हुआ था। लोगों ने एक-एक फैक्ट उनके मुतालिक बताया कि जब वो आए थे 90s में 2 दफा, एक दफा उन्होंने एक्सपोर्ट्स जो है वो 6.7% कम की, दूसरी दफा शायद 12%, अब दोबारा। तो उनकी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। वो जब आते हैं वो इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पे आके बड़े-बड़े दावे करते हैं। लास्ट टाइम एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान की तारीख का 2018 में जो बातें कर रहे थे ना, सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए 19 बिलियन का। ये कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा खसारा नहीं है। एक करंट अकाउंट डेफिसिट का तूफान छोड़ के गए। और वो होता यही है, जब आते हैं आर्टिफिशियली पैक करते हैं। आप लोग मेरे ख्याल है पता नहीं कितने प्रोग्राम कर चुके हैं आप, कि इस वक़्त 2 नहीं 3 रेट्स चल रहे हैं डॉलर के। ये एक ऑफिशियल रेट चल रहा है 226, एक 245 है और एक तो मिल ही नहीं रहा। तो जब आप सोचें कि क्या होगा जब आप इसको फ्री फ्लोट करेंगे, तो रुपी नोज़ डाइव करेगा और ये 270, 280 में एकदम होगा। जब ये होगा तो अभी भी आपकी जो महँगाई है, वो आपकी जो जिसको कहते हैं ना सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो 35% के करीब है। मैं अभी पढ़ रही थी कि सिर्फ़ 1 साल में प्याज़ की कीमतों में 14 रुपए 98 414% 98 पैसे जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। सॉरी 414.98% इज़ाफ़ा हुआ है। क्योंकि हम तो छोड़ के गए थे 40 रुपए किलो, अब आपको पता ही 230 रुपए किलो मिल रहे हैं। और उसी तरह गंदुम में के अंदर 57.2% इज़ाफ़ा हुआ है। अंडे जो हैं वो 54.3% ज़्यादा महँगे हुए हैं। और इसी तरह दाल चना 45% ज़्यादा महँगी हुई है। और जितनी चीज़ें बेचारा गरीब कोई खाता था ना, तो वो वाक़ई मुसद्दक मलिक ने सही कहा था, उसने कहा था कि हम तो आपको ज़हर देने जोगे भी पैसे नहीं रहे। और वैसे तो जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कहा कि मैं आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेच दूँगा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उन्होंने अवाम को दंगा कर दिया है, उनके कपड़े उतार लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि लंडे बाज़ार के कपड़ों में भी 140% 140% ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। ना आप कपड़े पहन सकते हैं इस सर्दी में, ना गैस आती, बिजली आती नहीं लेकिन बिल बेशुमार आते हैं। ये पहली दफ़ा है कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है सर्दियों के अंदर भी। आप ना नाश्ता दे सकते हैं, आपकी रोटी बेचारे गरीब के लिए 20 रुपए की नान जो है वो 25-30 रुपए का है। प्याज़ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि प्याज़ क्या और डॉलर क्या एक ही रेट हो गया प्याज़ और डॉलर का। तो इस सिचुएशन में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जबकि आपके अपने लोग कह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि जी ये इनका क्लेम टू फेम एक ही है, ये नवाज़ शरीफ की बेटी के ससुर हैं। ये मतलब बार-बार आप आज चैनल्स दिखा रहे हैं उनके ये बयानात। उसके बाद आप देखिए क्या रह जाता है। इस वक़्त भी इतनी बुरी हालत है, डिफ़ॉल्ट के हम करीब हैं। मुझे बताएँ कोई आपको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटी की मीटिंग हुई जिसमें ये माना गया कि जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की वजह से भी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है और उसके ऊपर से एक जीनियस किस्म का प्लान बाहर आया है। इतने बड़े दिमाग बैठे हुए थे कि जी बिजली आप 8:30 बजे दुकानें बंद करें, तो आप जनाब बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे। ये आया उसके अंदर से सजेशन और उसके अंदर भी आप देखें कि असल में ये लोगों को कह रहे हैं कि जी आपका कारोबार पहले ही बंद हो गया क्योंकि लोगों के पास तो खरीदारी के लिए पैसे ही नहीं रहे, आप उसको अलिये बंद करें। लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं
कि एक जहाज जैसी आपने एक कैबिनेट बिठाई हुई है, रोज एक नया मुशीर वजीर ठीक आता है, है 77 में, जिसके सही है, अंदर 22 के पास पोर्टफोलियो नहीं है, सही सिर्फ है, अयाशी है, पर्क्स है, बेनिफिट्स हैं, वो गोस्ट मिनिस्टर्स हैं, वो आते भी नहीं है, लेकिन उनको सब कुछ मिल रहा है। जब लोग ये देखते हैं और ये देखते हैं कि जी वजीर खारजा साहब आपकी कभी कभी पाकिस्तान आते हैं और 2.25 अरब रुपया खर्च चुके हैं, तो फिर मुझे बताएं कि वो क्यों ये सारी जो है ठीक, अजाब सहे। ठीक, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हुई ओके, हुई है, ठीक, सारी इस्टेब्लिशमेंट पार्टियां, सारे इंस्टीट्यूट, उनको एक पीटीआई है और एक अवाम है। और आप लोग हैं जो कुछ आवाज उठाते हैं उनके लिए, बाकी तो ऐसे है जैसे एक गूंगे बहरे, उनके दिलों पे ठीक है, मोहर लगी मुझे हुई है इजाजत दीजिएगा। उनकी। मैं वो आदमी हूं जिसने इमरान खान पे बड़ी तनकीद की, आगे भी करूंगा। अंदलीब अब्बास साहिबा, जब आप लोग हुकूमत में दोबारा आएंगे और अगर आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, गलत फैसले करेंगे, गलत टीम का इंतखाब करेंगे, वादे पूरे नहीं करेंगे जो अवाम के साथ किए थे, आगे भी आप लोगों पर तनकीद करूंगा। और हो सकता है, बल्कि मुझे काफी हद तक यकीन है, तब फिर शायद मैं आप लोगों को बुरा लग रहा हूँ, जिस तरह से आज पीडीएम की हुकूमत को बुरा लग रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों को बुरा लगता था जब आप लोग हुकूमत में होते थे। लेकिन एक चीज का क्रेडिट मैं इमरान खान को देता हूं कि गोलियां खाने के बावजूद इमरान खान यहां पर बैठा हुआ है, पर्चे होने के बावजूद इमरान खान यहां पे बैठा हुआ है, दहशतगर्दी का पर्चा होने के बावजूद, तौहीन अदालत लगने के बावजूद इमरान खान यहां पे बैठा हुआ है। ये शरीफ फैमिली अगर वाकई चाहती है कि पाकिस्तान के लोग उनको लीडर माने, अपना मसीहा माने, दिलों का लीडर माने, तो इस तरह नहीं होता कि आप लंदन में बैठ जाएं 3 सवा 3 साल के लिए और आप यूरोप के ट्रिप्स कर रहे हो और यहां पर अवाम बिलक रहे हो, चीख रहे हो आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से, और आपका डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ। लोग बेवकूफ अब नहीं है, ये 2022 है। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में से, सॉरी अब 2023 में आ गया, आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर हम पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं, पाकिस्तान में हक हुक्मरानी, वो मरियम साहिबा ने कहा था ना कि हुक्मरान खानदान है, तो मैडम अगर हुक्मरानी करनी है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान से जुड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल से जुड़ना पड़ेगा, उनके हल करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप लंदन में बैठें और लंदन में बैठ के आप पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए जो भी आप कर रहे हैं वो लोग करें और लोग कहें कि ये हम ही में से हैं। पीपल वांट टू सी द लीडर इन देमसेल्व्स। हैविंग सेड दैट, अंदलीब अब्बास साहिबा ये फरमाएगा कि इमरान खान साहब ने ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस आया था उसको चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट में, और उनकी जो चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस था उसको चैलेंज कर दिया। और पीडीएम का प्लान है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान किसी न किसी तरीके से आने वाले इंतखाबात से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएं। ये 2 दिन से मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहा हूं, तो आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोगों ने जहन बनाया हुआ है कि इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ योर चेयरमैन आपकी पार्टी क्या करेगी? जी, जो सबसे अच्छी चीज हुई है ना इस सारे सिनेरियो में, जी, वो ये है कि इनकी एक 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 चीज बिल्कुल अया हो गई है। वो जो प्रिडिक्शन हम करते थे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, वो वाकई सब इकट्ठे हो गए हैं। और इसके अंदर इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह बहुत ही शाह से ज्यादा वफादार का किरदार अदा कर रहा है। आप इलेक्शन कमीशन की डेस्परेशन और परफॉर्मेंस देखें। मैं सिर्फ आपको ये जो हमारा 17 जुलाई को 20 सीटों के इलेक्शन हुए थे ना, क्योंकि मैं आई वाज ऑर्गेनाइजिंग द होल थिंग, उसमें 9 फैसले हमने, 9 पिटिशनें की, 9 के 9 हमारे देख के ना वो बाहर फेंके इन्होंने। 9 के 9 हम कोर्ट में लेके गए, 9 के 9 कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसलों को कल अदम करार दिया और कहा कि ये किस किस्म के कानून की इंटरप्रिटेशन है, जिसके अंदर एक पोलिंग एजेंट्स का था कि जी पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो बाहर से नहीं हो सकते, वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो सकते हैं। अभी के गलत है ये। और सुबह इलेक्शन था, रात तक हमें वो ये नहीं पता था कि पोलिंग स्टेट जो हमने एजेंट्स इतने तैयार किए हुए हैं सब जगह से लेके, क्योंकि लॉ तो अलाउ करता है, सभा चीफ पोलिंग एजेंट एक ऐसा बंदा होता है जो लोकल होना होता है। हमने सारे वो अपनी अपनी जगह पे जा रहे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा जी नहीं, अब वो कौन सा लॉ है, ना बता रहे ना कुछ। हम अदालतों में गए, वहां खड़े रहे, रात को ऐलान हुआ अदालत का कि नहीं जी ये तो लॉ बिल्कुल ये नहीं कहता, और फिर हमें अलाउ किया गया। हर हद तक गए, इतनी
जिसको कहते हैं ना बेदरेक किस्म की जिस कोलूजन थी कि पूरी कोशिश की गई। और अभी भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने हर किस्म का मुकदमा किया हुआ है, कभी तोशाखाना का, कभी कुछ का। अभी तोशाखाना का मुकदमा तो मजाक हो गया ना। अब वो देखे, वो जो अली गुल बलोच साहब है, उन्होंने जो मुकदमा किया था कि जी ये तोशाखाना से तोहफे लिए, जब अदालत ने कहा कि जी सबके लेके आओ रिकॉर्ड, उन्होंने अपना केस ही विड्रॉ कर लिए। तो इससे क्या प्रूव होता है आपको? इससे प्रूव ये होता है कि ना इनके पास अदालती केस है, ना इनके पास कोई सियासी केस है, ना इनके पास कोई आईनी केस है, ना कानूनी केस है। इन्होंने वो जो चीज करने की कोशिश की जिसका कि आपने शुरू में बयान किया कि इनको कुछ समझ नहीं आई, इन्होंने गोलियां चला दी। 13 बंदों पे गोलियां चलाई, दर 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 करके वो गोलियां थी। मैं वहां थी, 3 तरफ से गोलियां आ रही थी, और ये बैठ के कह रहे हैं कि जी गोलियां तो आई नहीं। और वो एक मजहबी जुनूनी था। और उसपे आज अब अगर आप जेआईटी की रिपोर्ट देखें, एक वो मुनज्जम था, पूरा 3 तरफ से गोलियां थी। अच्छा। गोलियों के जो खौल हैं वो भी मिलते हैं, 3 तरफ से आते हैं। उसके बाद जो वहां मुअज्जम बेचारा जो मर गया, उसके सर के पीछे से गोली आई, विच मेंट कि वो गोली लेफ्ट तरफ से आई थी उसको मारने नवीद को, ताकि वो कोई बयान ना दे सके, लेकिन वो बज उस बेचारे आदमी को गई।